वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा अपराध या कि ऐसी दुखद घटना घटित हुई जिसको लेकर के पूरे देश में हलचल है। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल में ब्याही और दिल्ली नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की। ट्विशा शर्मा अभी दिसंबर 2025 को उसका विवाह एक संभ्रांत बड़े परिवार में डिस्ट्रिक्ट जज, सेवानिवृत्त डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह के परिवार में उनके बेटे से विवाह हुआ। सामर्थ शर्मा से विवाह हुआ। सामर्थ शर्मा खुद भी अच्छे एडवोकेट रहे हैं, उनसे शादी हुई। और चूंकि ट्विशा शर्मा ग्लैमर की दुनिया से ताल्लुक़ रखती थी, वह छोटे छोटे मॉडलिंग, छोटे छोटे एड में जाना, छोटी फिल्में करना वगैरह वगैरह में उसका था। बहुत ज़्यादा नाम तो नहीं था, लेकिन वो ग्लैमर की दुनिया से थी और ग्लैमर की दुनिया से परिवार की दुनिया में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती, एक चुनौती भरी बात होती। लेकिन ट्विशा ने ये स्वीकार किया। एक इंटरव्यू में गिरिबाला सिंह बोलती है कि ये इनकी पसंद पहले रही है और हम इनके परिवार में बिटिया से मिलने के लिए हम गए भी थे, अपनी बहू से मिलने के लिए। और ट्विशा खुद भी शादी से पहले हमारे घर आई थी। जब भी हमको ऐसा देख कर के बड़ा अटपटा लगा था। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि लड़कियां शादी से पहले अपने होने वाले ससुराल में पहुंचे, लेकिन ट्विशा आई थी। एक इंटरव्यू में गिरिबाला सिंह ऐसा बताती हैं। अभी ये जो 13 मई 2026 को जो जिसमें उसकी मृत्यु हुई, आप मृत्यु के लिए कि वो खाना साथ में खाया, उससे पहले दिन में वो एक जो वहाँ का ब्यूटी पार्लर था उसमें गई। वहाँ पर 3 घंटे तक ब्यूटी पार्लर में ट्विशा शर्मा रहती है। फिर वो शाम को घर आती है। दोनों पति पत्नी अर्थात सामर्थ शर्मा और ट्विशा शर्मा साथ में भोजन करते हैं और उसके बाद घूमने जाते हैं। जो उस पॉश कॉलोनी में का जो बगीचा है उसमें घूम के आते हैं। फिर घूमने के बाद में जब घर लौटते हैं तो ये अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर सामर्थ शर्मा ने बताया कि वो सोने चला गया। वो सोया, लेकिन ट्विशा को बात करना थी, ये बोलते हुए कि वो ज़रा परिवार में बात करने जा रही है, ऐसा कहते हुए वो सीढ़ियों से होते हुए छत पर चली गई। और छत पर जाने के बाद ही कुछ ही देर के बाद में ये 9 और 10 बजे के दरमियानी बात बताई जा रही है कि जब उनका फ़ोन आता है, अर्थात ट्विशा शर्मा की मां का फ़ोन गिरिबाला सिंह के पास में आता है कि ट्विशा फ़ोन नहीं उठा रही है, देखिए वो कहाँ पर है। तो घर में बेटा और माँ अर्थात सास और सामर्थ्य दोनों ही, गिरिबाला सिंह और सामर्थ्य दोनों उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो वो छत पर लटकी मिलती है, उसको उतारते हैं। तब तक उसकी कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसको एम्स ले जाया जाता भोपाल। फिर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। फिर उसके बाद की स्थितियाँ कि वो माता पिता रात तक ही वापस नोएडा से भोपाल आ जाते हैं। माता पिता दोनों फिर सब सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हुआ। इसको दहेज प्रताड़ना का भी केस उन पर लगाया। फिर उसके लगे आगे पुलिस के पास में गए, हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, ये सब। और वो सारे जो माँ और बेटी के मध्य जो चैटिंग हुई थी मोबाइल पर, जिसमें वो ट्विशा कहती कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भाई को भी कहती, मेजर उसका भाई मेजर शर्मा सेना में मेजर है, उसको भी कहती भाई मुझे यहाँ से ले चल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन भाई भी शायद टालता रहा। माँ को कहा कि माँ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, सामर्थ्य मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। तो माँ कहती है कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और माँ भी उसको इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है, ना भाई बढ़ता है। कुल मिलाकर के ये एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। लेकिन आत्महत्या कर लेती है शब्द कहना बड़ा आसान है। इस घटना में या दुर्घटना में या इस अपराध में 3 चीज़ हो सकती है: घटना, दुर्घटना, अपराध। तीनों स्थितियां अभी खुली हुई है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है।
घटना तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कि वो गिर पड़ती और मृत्यु हो जाए। दुर्घटना कि वो न चाहती थी लेकिन ऐसा हो जाए, न चाहती थी और ऐसा हो जाए, ये दुर्घटना। और अपराध कि उसको मारा गया। तो जो भी हो, ये एक दुखद कांड तो हुआ ही। तो इसमें उसने सुसाइड नोट नहीं है, कोई आत्महत्या करता है तो सुसाइड नोट जरूर लिखता है। अब माँ को जो चैटिंग हुआ, माँ के साथ में बातचीत हुई व्हाट्सएप पर, भाई के साथ जो बातचीत हुई, केवल उन्हीं आधारों पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली। यद्यपि वो दिन में 3 घंटे वहाँ पर रहती है, जो उसी कॉलोनी में बताया जा रहा है कि जो पास ही था ब्यूटी पार्लर, वहाँ पर वो मसाज सेंटर जाती है। वहाँ 3 घंटे तक मसाज, उसका वीडियो भी आया है सोशल मीडिया पर। तो अभी सारे रास्ते पहले जब ससुराल वालों का ऐसा रुख देखा, ससुराल अर्थात सामर्थ शर्मा के ससुराल वाले अर्थात ट्रिशा के माता पिता का रुख, तो गिरिबाला सिंह दूसरे दिन आवेदन लगाती है एंटीसिपेटरी बेल का, अग्रिम जमानत का, और उसके दूसरे दिन अर्थात 15 मई को अग्रिम जमानत मंजूर हो जाती है। और उधर बेटा अर्थात उसका पति सामंत शर्मा वो फरार हो जाता है, क्योंकि उसको अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये पुलिस में जाने का बोल ही रहे थे, पुलिस तो कार्रवाई होती न होती। तो चूंकि वो सामर्थ खुद भी एडवोकेट है, तो समझ गया था कि ये तो होना ही होना है। तो वो वहाँ से भागता है, अंतोगत्ता उसको भी फिर वो कोर्ट में सरेंडर करता है। अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। इधर जो एंटीसिपेटरी हुई अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह की, वो भी हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी, और उसकी वहाँ पे एंटीसिपेटरी समाप्त होकर के गिरिबाला सिंह को भी अरेस्टिंग हो गई है। ये दोनों अब पुलिस के पास में है, पुलिस आमने सामने बिठा के भी कर रही है। लेकिन अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझी है कि उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है। अब इसमें दो ट्विस्ट बड़े आ रहे हैं, दो बड़े घटना को मोड़ देने वाले। एक कि बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और प्रेग्नेंट अवस्था में ही 13 मई को उसकी आत्महत्या या हत्या जो भी हुई हो वो हुआ। दूसरा वो कहीं नौकरी करती थी, और नौकरी से उसने छोड़ दिया था शादी के बाद में, तो ससुराल वाले ताने देते थे। लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही है। इतना संभ्रांत परिवार, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज के परिवार, सब कुछ परिवार में उनका है, बहुत अच्छा संभ्रांत परिवार। वो बहू को नौकरी नहीं की, 3-4 महीने हुए और बहुत नौकरी नहीं छोड़ दी, इस कारण से इतने ताने दे रहे होंगे, ये ऐसा अब ट्रिशा के माता पिता का कहना है। लेकिन ये बात शायद कहीं चैटिंग पर नहीं मिली, केवल वो उसका अपमान कर रहे हैं, उसे तंग कर रहे हैं, और वो जो बच्चे को लेकर के भी कुछ ऐसी अपमानजनक चीज़ें आ रही है जो आजकल के लड़के लड़कियों में ये बातें आम से होने लगी है। विश्वास का अभाव। वो कहती है कि ये जो बच्चा मेरे गर्भ में है, वो ट्रिशा बोलती है अपनी माँ से वगैरह वगैरह कि सामर्थ कहता है कि ये किसका बच्चा है, अर्थात उसकी प्रेगनेंसी में पितृत्व को लेकर के संदेह व्यक्त कर रहा है पति। ये एक सवाल भी बीच में कहीं निकल के आया है। ये कारण जिसके कारण से वो ऐसा कदम उठाती है, नौकरी जिसको उसने रिजाइन कर दिया, इस कारण से नौकरी तो रिजाइन किया तो वापस मिल जाती है। कौन से वहाँ बड़े लाखों करोड़ों पैकेज की नौकरी थी, सिंपल ये जो मीडिया क्षेत्र के रहते हैं वैसे नौकरी आती रहती जाती रहती, उसको अंतर नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि इसमें BENS की धारा 108 अगर लग गई आत्महत्या के लिए उकसाना, तो भी 10 साल के लिए सास और ये जो सामर्थ्य जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें पुलिस ने इस की जांच में इतने सारे झोल पैदा कर दिए कि इसको सिद्ध करने में पसीने आ जाए। केस बहुत कमज़ोर केस है जिसको कह सकते हैं। वो रस्सी जिससे उसने सुसाइड किया वो नहीं पहुंचा है, वो अभी भी लटक रही है वहाँ पर। न जाने कितने लोगों ने उसका हाथ लगाया। सूचना देने में बहुत सारी इधर उधर हुआ, धाराएं कुछ अलग लगाई, वही जैसा इंदौर में जो कांड हुआ था जिसमें वो लड़की उसमें मणिपुर मेघालय कहाँ लेके जाती है और फिर जाकर के
उसके पति के साथ क्या करती है, और फिर अंतोगतन उसको एंटिसिपेटरी उसको बेल हो जाती है, रेगुलर बेल हो जाती है। तो पुलिस जो क्षमा करना मेरे मुंह से निकल रहा है, जांच में जो कमियां रह जाती है, जो नादानियां करती है, या जो अज्ञानताएं रखती है, कमज़ोर पुलिस का जो अनुसंधान करता अधिकारी रहता है, उसके कारण से जो केस कमज़ोर होता है। क्योंकि वहाँ तो अगर आपकी चेन टूटी, क्या अपराधी की चेन भी आपके हाथ से छूटी, अपराध की जो कड़ियाँ हैं वो आप जोड़ने में अगर वहाँ सफल नहीं हो पाए तो कोई भी जज फिर सज़ा नहीं दे सकता, फिर संदेह का लाभ देकर के उसको छूटना ही है। इस केस में तो इतनी सारी कड़ियाँ टूट रही है कि कड़ियाँ जुड़ ही नहीं रही है, टूटने की तो बात की बात है। लेकिन जो हुआ है दुखद हुआ है, जो हुआ है बुरा हुआ है। सुसाइड हुआ है तो सुसाइड नोट कहाँ है, हत्या हुई है तो हत्या के प्रमाण कहाँ है, कई सारी चीज़ें हैं जो अब निकल करके आएगी। अब सीबीआई के पास केस चला गया है, केस हाई हैंडेड है, होना भी चाहिए, लेकिन जांच करने वाले वे भी उतने हाई हैंडेड है कि इससे सत्य निकल के बाहर आएगा, हम इसे उम्मीद करते हैं। भारत माता की जय।